एक डायग्राम बना लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को शब्दों के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। इसके अंदर आपको दो शब्दों को लिखना है, बना लीजिएगा, साथ साथ डायग्राम बनाते जाएं। मैं आप लोगों को एक एक शब्द बताते हुए जाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपके यहां से बाहर ना जाए। साथ साथ उतारते भी जाएं, आप लोग नोट डाउन करते जाएं। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर न्याय, जीवन, बंधुत्व, अधिकार, समानता और सहयोग। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ L, इसको भी मैं लिख सकता हूँ L, इसको लिख सकता हूँ मैं B, इसको मैं लिख सकता हूँ R, इसको लिख सकता हूँ मैं E और इसको लिख सकता हूँ C। यानी कि मैंने यहाँ पर इसको लिखते हैं हम J, यानी कि जस्टिस, न्याय। ठीक है, अधिकार हमने लिख लिया, जीवन हमने लिख लिया, लाइफ हमने लिख ली। ठीक है, जस्टिस यानी कि न्याय है, न्याय के साथ साथ हमने बताया जीवन, बंधुत्व, अधिकार, समानता और सहयोग की अवधारणा। अगले हम सिद्धांत की बात करते हैं। नंबर 1 संप्रभुता, नंबर 2 समाजवाद, समाजवादी, नंबर 3 पंथ निरपेक्ष, नंबर 4 लोकतांत्रिक और नंबर 5 गणराज्य। इन 5 सिद्धांतों की हम परिचर्चा करेंगे, यानी कि हमारी प्रस्तावना इन पिलरों के ऊपर क्या है, टिकी हुई है। नंबर 1 घोषणात्मक, हम भारत के लोग। नंबर 2 अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अगला हमने उद्देश्य बताया कि हम क्या क्या प्राप्त करेंगे, हम इसके अंदर न्याय प्राप्त करेंगे, जीवन प्राप्त करेंगे, बंधुत्व, अधिकार, समानता व सहयोग को हम प्राप्त करेंगे
और इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, इन सिद्धांतों के अनुरूप इन उद्देश्यों को हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। हमारे सिद्धांत कौन से होंगे, संप्रभु रहेंगे, हम समाजवादी होंगे, हम पंथ निरपेक्ष होंगे, लोकतांत्रिक होंगे और हम गणराज्य होंगे। अब मैं आप लोगों को हम भारत के लोगों के बारे में बता चुका हूं और दूसरा मैं आपको संप्रभुता के बारे में बता चुका हूं कि संप्रभुता क्या है। अब हम सिद्धांत की अगली चर्चा करें, समाजवादी सिद्धांत की हम बात करें तो ध्यान रखना, अब यहां पर आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। तो हमने इस शब्द को देखा, हम भारत के लोगों को देखा, हमने संप्रभुता शब्द को देखा। अब इसके बाद हम इस शब्द को देखते हैं अंगीकृत को, क्योंकि हम एक घोषणात्मक पहलू को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अंगीकृत करना, अधिनियमित करना और आत्मार्पित करना। अंगीकृत करना, इस शब्द को समझिएगा, यानी कि हमने इसे क्या किया, बाह्य दृष्टिकोण से क्या किया, स्वीकार किया, अंगीकृत किया। आत्मार्पित किया यानी कि इंटरशोर, यानी कि आत्मार्पित, अपने आप को सौंपा। आंतरिक दृष्टिकोण से देखिएगा, अंगीकृत करना, इस शब्द को समझिएगा, हमने किसे किस प्रकार अंगीकृत किया है, यानी कि हमारे संविधान को हमने क्या कर लिया है, अंगीकृत किया है, स्वीकार किया है। देखो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों से लेता हूं कि यहां पर गंगापुर सिटी के अंदर जब चौराहे पर, आप लोगों ने देखा होगा, जब चौराहे पर पुलिस खड़ी हुई होती है तो हमारी जो बाइक है वो हम बहुत ढंग से ड्राइव कर लेते हैं, कार हो, बाइक हो या अदर कोई साइकिल वगैरह यूज करता है तो वो साइकिल हो, हम बड़े ढंग से यूज करते हैं। हमें डर रहता है कि पुलिस वाला हमें देखकर क्या नहीं कर दे, चालान ना कर दे। लेकिन जैसे ही पुलिस वाला वहां से हटता है, हम क्या करते हैं, हमारी बाइक बहुत ढंग से चलने लग जाती है, यानी कि कभी इधर घूमती है या कभी इधर घूमती है। यानी कि हमें उस कानून को लागू करने के लिए बाह्य दृष्टिकोण नहीं, आंतरिक दृष्टिकोण को भी अपनाना है। यानी कि इस अंगीकृत वाला, जो ये अंगीकृत वाला शब्द है, ये बाह्य दृष्टिकोण से, कौन से दृष्टिकोण से, बाह्य दृष्टिकोण से, बाह्य दृष्टिकोण से, बाह्य दृष्टिकोण से हमें क्या करता है, जानकारी देता है। जानकारी मतलब कि इस बाह्य दृष्टिकोण से इसे अप्लाई करने के नियमों को बताता है। अंगीकृत करना यानी कि अधिनियमित, यानी कि हमने इसे क्या कर लिया है, अपने आप को सौंपा है और हमने आत्मीयता के भाव के आधार पर हमने इसे क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया। यानी कि बाह्य दृष्टिकोण से, आंतरिक दृष्टिकोण से हमने इसे अपने ऊपर क्या कर लिया है, लागू कर लिया। यानी कि बाह्य दृष्टिकोण और आंतरिक दृष्टिकोण। देखो एक दोबारा से हम शब्द को समझते हैं, अंगीकृत कैसे किया हमने। देखिएगा कि जैसे यहां पर एक आकाशवाणी जैसे उसमें शब्द में आता है, मैंने कल सुन रहा था तो मैं देख रहा था कि एक न्यूज के अंदर आता दिल्ली के दबंग। तो ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल हम गंगापुर सिटी के दबंगों के लिए ले लेते हैं। होता क्या है कि पुलिस ये तो है नहीं कि वुमेन इंप्रूवमेंट के लिए, यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और कार्य करने के साथ साथ उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस ये तो है नहीं कि हर जगह पर पुलिस को लगा दिया जाएगा। इसकी सुरक्षा के लिए हमको भी इनके प्रति दायित्व लेना होगा, हमारा भी ये दायित्व होगा। यानी कि जहां पर महिलाएं जाएं, उनकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हों, तो हम वहां पर हमें अपने आप को क्या स्थापित कर सकते हैं, बाह्य दृष्टिकोण से वहां पर हम उनको क्या प्रदान कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या कहा, बाह्य दृष्टिकोण से हम उस कानून को क्या करें, लागू करें और अपने आप यानी कि आत्मीयता के भाव पर, जैसे वो पुलिस वाला खड़ा था, हम पुलिस के न होते हुए भी नियमों का क्या करें, पालन करें। ये क्या होता है, आत्मीय भाव से उन कानून को पालन करें। यानी कि बाह्य दृष्टिकोण और आंतरिक दोनों दृष्टिकोणों से हम क्या कर रहे हैं, हमारे कानून को अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं। ये कौन बताता है, हमारी प्रस्तावना। ध्यान रखना, मैंने दोनों शब्दों को बताया। हमारी प्रेम्बल हमें बताती है, हमारा प्रस्तावना हमें बताता है
क्या बताता है? हम हमारे कानूनों को बाह्य दृष्टिकोणों से और आंतरिक दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोणों से क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, अधिनियम कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं। ये कौन बताता है? हमारी प्रस्तावना बताती है। अब इसके बाद हमने एक पहलू को देखा, कौन से? डिक्लेरेशन यानी घोषणात्मक भाव को हमने देखा, घोषणात्मक पहलू को हमने देखा। नंबर 1 हमने क्या देख लिया था? वी द पुपिल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को हमने देखा था। और वी द पुपिल जैसा शब्द हमने कहां से लिया था? अमेरिका से लिया था। इस शब्द को भी मैं पहले बता चुका हूं, मैंने आपको दोबारा से यहां पर बताया है। तो यहां पर डिक्लेरेशन वाले शब्द को हमने बता दिया, अंगीकृत शब्द को हमने देखा, अधिनियमित शब्द को हमने देखा, आत्मार्पित शब्द को हमने देखा। यानी कि डिक्लेरेशन वाला पार्ट जो है हमारा, घोषणात्मक जो पहलू है, वो यहां पर खत्म होता है। अब हम आते हैं उद्देश्य हमारे क्या है, हमारे उद्देश्यात्मक पहलुओं को हम देखते हैं। नंबर 1 हमने जस्टिस को देखा, न्याय की हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 जस्टिस। देखो हम जब आरएस के एग्जाम देंगे तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। हमारे एक लॉ का टॉपिक है और वो 20 नंबर का टॉपिक है, कम से कम 20 नंबर का, कम से कम क्या पूरा टोटली 20 नंबर का वहां से आता है। मार्क्स हमारे यहाँ पर आता है 20 नंबर का, और 20 नंबर में आपको डायरेक्टली परिभाषा पूछी जा सकती है कि न्याय क्या है। तो ध्यान रखना, मैं आपको एक बहुत अच्छी शब्द में यहां पर बताना चाहूंगा कि न्याय की डेफिनेशन क्या है। न्याय एक ऐसी समन्वयकारी अवधारणा है। ध्यान रखना, न्याय एक ऐसी समन्वयकारी अवधारणा है। जस्टिस, न्याय एक ऐसी समन्वयकारी अवधारणा है जिससे जीवन, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अधिकार, समानता और सहयोग क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। क्या कहलाता है? जस्टिस कहलाता है, न्याय कहलाता है। मैंने क्या बोला? न्याय एक ऐसी समन्वयकारी अवधारणा है। मैंने यहां पर समन्वयकारी अवधारणा बोला है। जस्टिस एक ऐसी समन्वयकारी अवधारणा है, न्याय एक ऐसी समन्वयकारी अवधारणा है जिससे हम जीवन, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अधिकार, समानता और सहयोग को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। देखना, अब आप लोगों से मैं पूछूं कि आपको इनमें से क्या चाहिए, तो आप, कई लोगों का जवाब होगा कि सर हमें जीवन, कई लोग कहेंगे सर हमें स्वतंत्रता चाहिए, कई कहेंगे सर हमें बंधुत्व चाहिए, ब्रदरहुड चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, राइट, अधिकार चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, समानता चाहिए, कॉपरेशन का भाव चाहिए, सहयोग का भाव चाहिए। यानी कि हमने यहां पर जिन व्यक्तियों को जो चीज नहीं मिली होती है, वो व्यक्ति किसके पीछे दौड़ता है? इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, हमें एक ही शब्द मांग लेना है, उसमें सारी चीजें आ जाती है। कौन सी? न्याय। न्याय को हमने जैसे ही मांगा तो हमें क्या मिल जाएगी? लाइफ, जीने की स्वतंत्रता, यानी कि जीवन की हमें मिल जाएगा, जीवन मिल जाएगा, हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, लिबर्टी मिल जाएगी, हमें यहाँ पर ब्रदरहुड, बंधुत्व की भावना यानी कि फ्रेटर्निटी मिल जाएगी, यहाँ पर हमें राइट्स मिल जाएंगी, यहाँ पर हमें इक्वलिटी मिल जाएगी, समानता मिल जाएगी, और यहाँ पर हमें कॉपरेशन का भाव भी मिल जाएगा। यानी कि हमने न्याय के अंदर न्याय को प्राप्त करते ही क्या प्राप्त कर लिए? ये सारी 6 चीजें हमने प्राप्त कर ली है। यानी कि हमारा यहाँ जो उद्देश्य है, हमारी प्राइमल का जो उद्देश्य है, हमारी प्राइमल क्या कहती है? हमें प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को हमें क्या प्रदान करना है? जस्टिस प्रदान करना है, न्याय प्रदान करना है। देखना, एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारी न्यायपालिका कहती है न्याय मिलना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। क्या होना चाहिए? न्याय मिलना ही नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। अगर न्याय दिखेगा नहीं तो लोगों के अंदर उसके प्रति क्या नहीं होगी? सहयोग की भावना प्रतीक नहीं होगी, सहयोग की भावना जागृत नहीं होगी। इसलिए न्याय मिलना ही नहीं, न्याय का होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। एक बड़े बड़े विचारक कहते हैं कि प्रेम दिखना नहीं चाहिए, प्रेम अंधा होता है, यानी कि दिखता नहीं है प्रेम। लेकिन हम क्या कहते हैं? अगर प्रेम दिखेगा नहीं तो अगला सामने वाला पहचानेगा भी कैसे? तो इसलिए प्रेम भी दिखना चाहिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि न्याय मिलना ही नहीं, क्या होना चाहिए? दिखना भी चाहिए। यहां पर हमने न्याय की परिभाषा को देखा। अब हम इसको एक सूत्र के माध्यम से समझ भी सकते हैं। यानी कि जस्टिस बराबर क्या होता है? जस्टिस बराबर LLB। ध्यान रखना, ये याद करने का सूत्र हमने एक उद्देश्य को, यहां पर हमने ये उद्देश्य देखे हैं। नंबर 1
जस्टिस हमने देखा, लाइफ की हमने बात की, हमने लिबर्टी की बात की, हमने ब्रदरहुड की बात की यानी कि फ्रेटर्निटी की बात की, हमने राइट्स की बात की, हमने इक्वलिटी की बात की, हमने कॉपरेशन की बात की यानी कि सहयोग का भाव हमने यहां पर देखा, LLBREC यानी कि इस सूत्र के माध्यम से हम जस्टिस को समझ सकते हैं। अब ध्यान रखना कि लाइफ की, जीवन की परिभाषा क्या होती है। कोई आपसे पूछे कि जीवन क्या है तो आप कहेंगे कि सर जीवन संघर्ष एक जीवन है। कई लोग कहेंगे संघर्ष ही जीवन है, ये कैसे हो सकता है कि सर जीवन में तो संघर्ष बहुत सारे जीवन है यानी कि शून्य ही जीवन है। तो ये ऐसा नहीं है। जीवन की एक बहुत बड़ी अच्छी परिभाषा है कि जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। जीवन एक ऐसी संकल्पना है, यहां पर समन्वयकारी नहीं है, यहां पर समझौता नहीं, समन्वय नहीं होता है, इनका समन्वय नहीं होता है। यहां पर मैंने क्या बोली कि जीवन एक ऐसी संकल्पना है। ध्यान रखना, जीवन की मैं परिभाषा यहां बता देता हूं। मैंने बोला था जीवन, अब वहां पर एक मैंने क्या बोला था, समन्वयकारी। यहां पर मैंने क्या बोला, जीवन एक ऐसी संकल्पना है, एक ऐसी संकल्पना है, जीवन एक ऐसी संकल्पना है जिसके माध्यम से यानी कि जिसके माध्यम से क्या प्राप्त होता है, स्वतंत्रता। ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, बंधुत्व। तीसरा क्या लिखेंगे, अधिकार। चौथा हमने क्या लिखा, समानता। पांचवा हमने क्या लिखा, सहयोग। यानी कि जीवन एक ऐसी संकल्पना है जिसके अंदर क्या होता है, स्वतंत्रता होती है, बंधुत्व होता है, अधिकार होती है, समानता और सहयोग क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। क्या कहलाता है, जीवन कहलाता है। ये मैंने एक डेफिनेशन केवल एक सूत्र के माध्यम से, और ध्यान रखना ये परिभाषा आपको अपने ही शब्दों में लिखनी है। ध्यान रखना, जीवन की परिभाषा ये मत करना कि जीवन जीने की एक कला है, जीवन क्या है, जीवन सर एक संघर्ष ही जीवन है। कैसे है संघर्ष ही जीवन भाई, संघर्ष जीवन कैसे है, जीवन में क्या है, जीवन एक ऐसी संकल्पना है जिसके माध्यम से हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, बंधुत्व प्राप्त कर सकते हैं, राइट हमारे प्राप्त कर सकते हैं, हमारी इक्वलिटी समानता हम प्राप्त कर सकते हैं, सहयोग की भावना हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से, एक जीवन के माध्यम से। तो अब कतई मत बोलना कि जीवन क्या है, एक संघर्ष है। ठीक है, तो जीवन एक संघर्ष नहीं है, जीवन के माध्यम से इन सारी चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम स्वतंत्रता की बात करते हैं कि सर स्वतंत्रता की डेफिनेशन क्या होगी। तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता एक ऐसी संकल्पना है जिसके माध्यम से बंधुत्व, अधिकार, समानता और सहयोग को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि एक सूत्र ने हमारी सारी परिभाषाओं को बना दिया है। इसी प्रकार हम बंधुत्व की बात करें, बंधुत्व एक ऐसी संकल्पना है, ध्यान रखना समन्वयकारी नहीं बोलना है। समन्वयकारी कहां पर बोलना है हमें, जस्टिस के अंदर। क्या बोला हमने, न्याय एक ऐसी समन्वयकारी अवधारणा है। क्या बोला था मैंने न्याय के लिए, न्याय एक ऐसी समन्वयकारी अवधारणा है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा हूं, जीवन एक ऐसी संकल्पना है, स्वतंत्रता एक ऐसी संकल्पना है, बंधुत्व एक ऐसी संकल्पना है जिसके माध्यम से अधिकार, समानता और सहयोग को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसी प्रकार राइट को देखेंगे, अधिकार प्राप्त होते हैं, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही राइट हमारे प्राप्त हुए हमें समानता और सहयोग की भावना हो गई। और जैसे ही हमें समानता प्राप्त हुई, समानता में क्या हो जाता है, जैसे ही इक्वलिटी की भावना, तो कॉपरेशन की भावना हमारे सामने आई जाएगी। सर इस समानता में कैसे सहयोग हो जाएगा, देखिएगा, ए बराबर ए, यानी कि ए नाम का व्यक्ति और ए नाम का व्यक्ति। अब ए नाम का व्यक्ति 50 रुपए कमाता है और बी नाम का व्यक्ति भी क्या कमाता है, 50 रुपए कमाता है। यानी कि दोनों के बीच क्या हो जाएगी, कॉपरेशन का भाव हो जाएगा, सहयोग का भाव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, समान है। ये किसी भी चीज को देख लीजिएगा, इक्वलिटी यानी कि समानता किसको जन्म देती है, सहयोग को जन्म देती है। ठीक है,
और सहयोग मिलते ही उन लोगों के बीच में क्या आ जाता है, जस्टिस आ जाता है। यानी कि हमने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन प्रिंसिपल्स का, इन सिद्धांतों का हमें क्या रखना होगा, ध्यान रखना। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम इनको क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, इन उद्देश्यों को हम प्राप्त करेंगे। अब आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा कि मैंने यहां पर आपको जस्टिस बताया, मैंने आपको यहां पर लाइफ के बारे में बताया, मैंने यहां पर लिबर्टी के बारे में बताया, यहां पर मैंने ब्रदरहुड के बारे में बताया, मैंने यहां पर अधिकार के बारे में, राइट्स के बारे में बताया, यहां पर मैंने इक्वलिटी के बारे में बताया, समानता के बारे में बताया, कोऑपरेशन यानी सहयोग के बारे में बताया। इन उद्देश्यों के बारे में आपको केवल एक एक लाइन में यहां पर बताया। आगे जाकर हम इन चीजों को अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि उद्देश्यों का एक पहलू यहां पर हमारा जुड़ेगा 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संशोधन 1976 के द्वारा इस उद्देश्यात्मक पहलू से हम एक शब्द को जोड़ेंगे, जो कहां जोड़ देंगे, ब्रदरहुड यानी कि बंधुत्व के साथ साथ क्या जोड़ देंगे, अखंडता। क्या जोड़ेंगे, अखंडता। मैंने यहां ब्रदरहुड के साथ क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं आपको प्रेम्बल का एक एक लाइन क्लियर कर दूंगा तब अखंडता के बारे में भी बताऊंगा, और वो बंधुत्व के द्वारा ही अखंड हम रह सकते हैं। ब्रदरहुड की भावना के साथ साथ, यानी कि फ्रेटर्निटी की भावना के साथ साथ ही हम क्या रह सकते हैं, अखंड रह सकते हैं। अगर हमारे हम लोगों के बीच में भाईचारे की भावना नहीं है तो हम क्या नहीं होंगे, अखंड नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहां पर लिखा इसको, ब्रदरहुड यानी कि बंधुत्व के साथ साथ मैंने किसको लिखा है, अखंडता को लिखा है। अब आप लोगों ने यहां तक थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं आप लोगों के सामने आगे बढ़ता हूं, यहां से मैं थोड़ा रफ करता हूं, क्योंकि यहां पर फिर आपको क्लियरिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको। हो सकता है मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, मैं इसलिए दो दो तीन तीन बार अपने शब्द को बोल देता हूं। तो यहाँ पर अब हम संप्रभुता शब्द को देखने का प्रयास करते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को संप्रभुता को बता दिया है, फिर भी संप्रभुता के बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पर पुनः क्लियर कर देता हूँ कि संप्रभुता क्या है। देखना, संप्रभुता यानी कि उसके ऊपर आंतरिक व बाह्य किसी भी प्रकार की शक्ति का क्या नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या कहलाता है, संप्रभु कहलाता है। बस इतना सा शब्द आपको ध्यान में रखना है। वैसे पूर्व में इसको क्लियर कर सकता हूं कि कर चुका हूं। अब ध्यान रखना, अब मैं मूल टॉपिक पर आता हूं। अगला शब्द है हमारा समाजवादी। सोशलिस्टिक यानी कि समाजवादी। इस समाजवादी शब्द को पढ़ने के लिए हम इसके भी पार्ट करेंगे। ध्यान रखना, पहले हम देखेंगे समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है। समाजवादी शब्द नंबर 2, मूल संविधान में समाजवादी अवधारणा या स्थिति तीसरा हम देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के पश्चात समाजवादी शब्द की स्थिति। ठीक है, अगला हम देखेंगे वर्तमान स्थिति।
अब अर्थ को हम देखेंगे, अर्थ के साथ साथ मूल संविधान में स्थिति हम देखेंगे, फिर 42वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान में स्थिति हम इस चीज को देख लेंगे, फिर उसके बाद हम वर्तमान स्थिति को देखेंगे और वर्तमान स्थिति के भी हम 4 पार्ट यहां पर करेंगे। फिलहाल इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आप लोगों को समझाएं। ध्यान रखना, यहां पर 4 स्थितियों में कैसे देखेंगे। नंबर 1 हम देखेंगे, यहां से रफ करके ऊपर बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि यहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो अभी तक फिलहाल यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इस समाजवादी शब्द के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, सोशलिस्टिक शब्द के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब ध्यान रखना, समाजवादी शब्द के साथ साथ मैं आपको कम्युनिस्ट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, कम्युनिस्टिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ध्यान रखना, आपके लिए एक सवाल है, विश्व का पहला कम्युनिस्टिक मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से थे था। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स पर देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को जहां से इसका आंसर मिले आप लोग हमें बताएं। अब मैं आप लोगों को समाजवादी शब्द को बताता हूं और समाजवादी शब्द की अवधारणाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे समाजवादी शब्द का अर्थ, उसके बाद हम देखेंगे मूल संविधान में स्थिति इसका, उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन के पश्चात इसकी स्थिति और वर्तमान परिदृश्य में इसकी स्थिति। तो ध्यान रखना, समाजवादी शब्द का अर्थ हम देखें तो समाजवादी शब्द का अर्थ होता है उत्पादन, किसी भी चीज के प्रोडक्शन, उत्पादन, उसका वितरण, विनियमन में समाज का अधिकार होना चाहिए। पूरा चीज जो भी प्रोडक्शन करे, जितना भी उत्पाद करें, उसका जितना भी वितरण करें, उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, समाज का। और समाज का यहाँ पर मैं मतलब लूंगा किससे, सरकार से। किससे लूंगा, सरकार से लूंगा। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर कम्युनिस्टिक जो शब्द पढ़ाऊंगा, सोशलिस्टिक कम्युनिस्ट ये वादी, यानी कि यहाँ पर चीन की मैं बात करूंगा, तो ध्यान रखना मैं यहाँ पर माओ जेडोंग की भी बात करूंगा। 1 अक्टूबर 1948 के अंदर माओ जेडोंग भी कम्युनिस्टिक की अवधारणा को अपनाते हैं। तो ध्यान रखना, उस लेक्चर में, अगला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें माओ जेडोंग की अवधारणाओं को हम अभिव्यक्त करेंगे और साथ ही में हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को हम व्यक्त करेंगे। देखेंगे भारत के मूल संविधान में इसकी स्थिति हम देखेंगे, उनको 2 पार्टों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रीजन, कारण क्या था वर्तमान हमारे मूल संविधान में समाजवादी शब्द की स्थिति क्या थी, और दूसरा हम देखेंगे राष्ट्रीयकरण, यानी कि हमारा राष्ट्रीय कारण क्या था, राष्ट्रीय फैक्ट क्या था, नेशनल फैक्ट क्या था। और अगला हम देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस शब्द को हमने जैसे ही हमारे मूल संविधान में जोड़ा, तो जोड़ने का कारण क्या था, अंतर्राष्ट्रीय रीजन क्या था, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय कारण के अंदर मैं आप लोगों से परिचर्चा करूंगा 1971 के वॉर की, भारत एंड पाकिस्तान की। और यहां पर जो मैं बात करूंगा, यहां पर आपको मैं बात करूंगा गुटनिरपेक्षता की नीति की। क्या, किसकी बात करूंगा, गुटनिरपेक्षता की नीति की बात करूंगा। और मैं बात करूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। यहां पर राष्ट्रीय रीजन में हम बात करेंगे हमारे किसकी, फंडामेंटल राइट्स की, साथ में हमारे डीपीएसपीज की, और बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम आप लोगों को बताएंगे। दूसरा हम यहाँ पर राष्ट्रीय जो कारण देखेंगे, इस राष्ट्रीय कारण के अंदर हम जो राष्ट्रीय कारण देखेंगे, हमारी नीतियों का जो हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे थे, लागू नहीं कर पा रहे थे, हमारी जो नीतियां हम बना रहे थे वो सफल नहीं हो पा रही थी, उन कारणों को हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद समाजवादी शब्द को जैसे हमने लागू किया तो हमारा समाजवाद हमारी यानी कि हमारी जो नीतियां थी वो आगे बढ़ने लगी या गिरने लगी, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, उनको 1976 के से 1990 के फेज में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे 1990 से 2005 के अंदर समाजवादी शब्द का क्या रीजन रहा, किस कारण रहा, ये हमारा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। फिर 2005 से 2012 के अंदर देखेंगे, फिर 2012 से
आज वर्तमान परिदृश्य में समाजवाद का क्या अवधारणा है, समाजवाद क्या है, इस शब्द को हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस समाजवादी शब्द को पूर्ण रूप में डिफाइन करेंगे। तो ध्यान रखना, एक समाजवादी जो शब्द है, चाहूं तो मैं इसके अंदर 8 से 10 घंटे का लेक्चर अकेला ले सकता हूं इस समाजवादी शब्द के अंदर, लेकिन यहां पर हम प्राइमल के लिए रूप में देखेंगे तो हो सकता है हम यहाँ पर जो समाजवादी शब्द को पढ़े वो प्राइमल के दृष्टिकोण से पढ़े। जब हम आप लोगों को यहाँ पर कम्युनिस्टिक यानी कि सोशलिस्ट कम्युनिस्टिक अवधारणा के बारे में बताएंगे तो मैं इन चीजों को भी आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखना, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम समाजवादी शब्द को पूर्ण रूप में डिफाइन करेंगे। ओके, अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा समाजवादी शब्द पर होगा।